अब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको देख लिया कि सिंपल सी प्रोग्राम है, इसको हम लोग किस तरह से देखेंगे, अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले उसको लिखना होता है। सारी लॉजिक्स बाद में लिखनी है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिखना लाजमी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी एग्जामिनर्स होते हैं, जो चेक करने आते हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं कि इसने स्ट्रक्चर कम से कम अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, लॉजिक कुछ भी लगा दें, आपको आउटपुट जो है वो मिल जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में बात किया कि ये कुछ भी नहीं होता, हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में इनका कोई भी खास हाथ नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये बेटर होते हैं। उसके बाद हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात की कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर्स होते हैं और ये फाइल्स होती हैं हमारी इनपुट और आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ब्लैंक लाइंस एंड वाइट स्पेसिस हैं, उसके अंदर जो भी हम लोग स्पेसिस वगैरह फिक्स करते हैं ये सिंपल वही होती हैं। ठीक है, यानी हमने अगर नेक्स्ट लाइन को छोड़ के उससे नेक्स्ट भी लिखा है तब भी हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें अच्छी आउटपुट देगा। ठीक है, वो सिर्फ हमारा कंपाइलर जो होता है जो भी स्पेस हम छोड़ते हैं उसको भी इग्नोर कर देता है। फिर हमने मेन फंक्शन की बात की कि मेन फंक्शन जो है ये हमारे सी प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो बेसिक एग्जीक्यूशन होती है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। और जो हमारे मेन फंक्शन के बाद जो पैरेंथेसिस होती हैं, जो ब्रैकेट्स होती हैं, वो इंडिकेट कर रही होती है कि मेन इज अ प्रोग्रामिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस। अगर ये ब्रैकेट्स लगाएंगे हम लोग, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास हमारा मेन फंक्शन है और हमारी एग्जीक्यूशन भी यहीं से स्टार्ट होती है। इस पूरे के अंदर यही लिखा है। उसके बाद हमने कहा कि इसकी बॉडी होती है, कर्ली ब्रेसेस से हम लोग जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होती हैं, ये हमारे प्रोग्राम की क्या होती है, मेन फंक्शन की बॉडी होती है और इसके अंदर ही हमने लॉजिक लगानी होती है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटफ लिखा, जिसमें हमने लिखा था प्रिंटिंग अ लाइन, या अपना नाम लिखा था, आपने लिखा। आउटपुट स्टेटमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रिंटफ चाहिए। उसके बाद इसको ब्रैकेट्स, इसकी पैरेंथेसिस लगानी है। पैरेंथेसिस के अंदर हमें डबल कोट्स लगाने हैं, जो कि हमारे डबल कोट जो है ये हमारे ये वाली जो टेक्स्ट है इसको प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका एंड हमेशा हम करते हैं सेमीकोलन के साथ। प्रिंटफ में कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक ये कि हमें प्रिंटफ कीवर्ड लगाना है, उसके बाद इसमें ब्रैकेट्स लगानी है, ब्रैकेट्स के अंदर हमने डबल कोट्स लगाने हैं अगर किसी भी लाइन को प्रिंट कराना है। नेक्स्ट आ जाता है एस्केप सीक्वेंसेस। अगर हमें नेक्स्ट लाइन, कुछ एस्केप सीक्वेंसेस जो होते हैं ये कुछ करैक्टर्स होते हैं जो हमारे एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस है। इसमें क्या होता है, बैक स्लैश अगर एन लिखेंगे तो एन का मतलब होता है नेक्स्ट, यानी कि हम लोग नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम बैक स्लैश टी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 7 कैरेक्टर्स की जो स्पेस होती है, यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल टैब होता है, कुछ स्पेसेस जो आ जाती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आ जाता है बैक स्लैश ए। अब इससे क्या होता है कि ये हमारे कर्सर की जो पोजीशन होती है उसमें कोई ना कोई चेंजिंग जो है वो किए बगैर जो है वो कोई ना कोई प्रोग्राम को या कोई ना कोई अलर्ट जो होता है वो हमें शो कराता है। फिर डबल बैक स्लैश आ जाती है, जो कि हमारे प्रोग्राम के दौरान में एक सिंगल स्लैश को ले आती है। फिर बैक स्लैश और डबल कोट्स लिखते हैं। अब हम इन सारी स्केप सीक्वेंस को अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो रन करके देखते हैं। देखें, ये प्रोग्राम हमने जो पहले किया था, अगर मैं इसके साथ में बैक स्लैश एन लिखकर नेक्स्ट लिख देती हूँ, मेरा नाम हबीबा फारूक है तो मैं अपने बाबा का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको F11 प्रेस करके रन करूँगी तो ये चूँकि एक लाइन के अंदर है, अब क्या होगा, मेरा नाम पहली लाइन के ऊपर होगा और जो बाबा का नाम है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर मुझे प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी एग्जीक्यूटिंग मेरी चल रही है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये आउटपुट शो हो रही है, यहाँ पे मेरा नाम जो है यहाँ पर ऊपर शो हो गया और बाबा का नाम नेक्स्ट लाइन पे शो हो गया। कैसे कि देखिए, मैंने इसके अंदर सिर्फ बैक स्लैश एन लिखा था, जो क्या करेगा कि सिर्फ बैक स्लैश से पहले वाला जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा वही रहेगा, लेकिन जो उससे नेक्स्ट वाला होगा वो नेक्स्ट लाइन पे जाकर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं बैक स्लैश टी लिखती हूँ यहाँ पे तो क्या होगा कि मेरा नाम यहीं पे रहेगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर जो है ये फारूक जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम F11 करके इसको रन करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन का वेट करते हैं।
जैसे आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा नाम जो है वो यहाँ पर लिखा गया है और जो नेक्स्ट नेम है वो अंदर कुछ स्पेसेस छोड़कर जो है वो लिखा गया है सिर्फ /t की वजह से। और हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है यही दो हैं जो बार बार यूज़ होती हैं, बाकी जो है वो इतनी यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी स्कैप सीक्वेंसेस हैं सबको ट्राई करके देखना है, सबको चेक करके देखना है आपने, और उसके बाद आप लोगों ने अपने प्रोग्राम को, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और अपने रन करके बार बार देखना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। प्रैक्टिस को छोड़ेंगे तो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो है वो भी उड़ता जाएगा। उसके बाद लिंकर एग्जीक्यूटेबल है, ये कुछ हमारे पास हमारे प्रोग्राम के अंदर जो बैकएंड पे जो काम हो रहा होता है उसके बारे में बता रहा है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जैसे printf एंड स्कैन है नॉट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं होते। अब मैंने जो printf लिखा था ये मेरे सी प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है। ये कहाँ से आते हैं, हमारी जो हेडर फाइल थी जिसके साथ ये चीज़ें लिंक कर रही होती हैं ये वहाँ से आ रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे यूजिंग है मल्टीपल printfs। अब आपने क्या करना है, आप एक printf लगाया था हमें एक आउटपुट मिली थी, आप दूसरा एक और printf लगाकर एक और आउटपुट ले सकते हैं। सेम उसी मेथड से आप लोगों ने पहले स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपने मल्टीपल printf स्टेटमेंट जो है इनको रन करके देखना है। डिस्प्लेइंग द मल्टीपल लाइन विद द सिंगल स्कैनफ। अब मल्टीपल लाइन को सिंगल स्कैनफ से यूज करके हम कैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये प्रोग्राम करवाया था, इस प्रोग्राम में देखिए मैंने /t लिखा, /n लिखा था, /n से मेरे पास 2 लाइन प्रिंट हुई थी। ठीक है, एक पहली वाली और एक फिर नेक्स्ट लाइन। तो इसी तरह से आप लोग जो है बाकी प्रोग्राम भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनदर सी प्रोग्राम्स एडिंग टू इंटीजर्स। अब यहाँ से हमारे मेन लॉजिक्स जो है, लॉजिक्स लगाना हम लोगों ने यहाँ पे शुरू करनी है। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, हैश इंक्लूड stdio.h void main इंट मेन। उसके बाद इसकी बॉडी बनानी है। फिर आप लोगों ने 2 इंटीजर्स लेने हैं, इंटीजर 1 एंड इंटीजर 2। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, नंबर 1 भी ले सकते हैं, नंबर 2 भी ले सकते हैं। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा हमने 2 ही लेने हैं या 3 लेने हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एडिंग 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स को ऐड करना है। तो क्या होगा कि 2 ही इंटीजर्स लेने हैं हमने अपनी वेरिएबल्स के लिए। तो एक साथ में लिखा हुआ है एडिंग, तो इसका मतलब होगा एक हमें उसका सम करने के लिए भी इंटीजर लेना होगा। अब सिंपल सम करके भी ले सकते हैं और सिंपल अपनी printf के अंदर भी इन दोनों इंटीजर्स को सम करके ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को इनपुट भी कराना है और आउटपुट भी कराना है। सबसे पहले हमने printf लिखना है एंटर द फर्स्ट इंटीजर, यानी पहले इंटीजर को एंटर करो। उसके बाद स्कैनफ करना है कि आप लोगों ने जो इंटीजर एंटर करना है उसको आप लोगों ने इनपुट देनी है। उसके बाद लिखा है printf एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर हम एंटर करेंगे और उसके बाद हमें इसकी जो भी इनपुट करनी है वो स्कैनफ के थ्रू करेंगे। फिर सम करना है, एक वेरिएबल लेना है सम के नाम से या ऐड के नाम से। उसके अंदर हमने पहला इंटीजर और दूसरा इंटीजर इन दोनों का कर देना है सम। फिर सम इज %, फिर एक फाइनल printf लिखनी है जिसके अंदर सम इज %d\n एंड सम। अब यहाँ पे जो %d है ये क्या है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है और %d इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास जितनी भी हमारी डाटा टाइप्स हैं वो सारी इंटीजर टाइप की हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं, %d लेते हैं। ठीक है, तो %d जो है जब हम लिखेंगे तो हमें सम की वैल्यू जो है वो इंटीजर 1 इंटीजर 2 में जो भी वैल्यूज हम लोग इनपुट करेंगे उनका सम होकर मिलेगा। लेकिन याद रखना इसके साथ आपने %d लाजमी लिखना है, इसकी वजह से ही हमारी जो वैल्यूज हैं वो आती हैं। जैसे स्कैनफ के अंदर भी हमने %d लिखा था, लिखा था इंटीजर 1 इंटीजर 2 के लिए, लेकिन इनके साथ हमने एंड ऑपरेटर भी लगाया था जो ये शो कराएगा कि जो इंटीजर 1 का वेरिएबल है उसका जो भी मेमोरी एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो इस इंटीजर 1 के ब्लॉक के अंदर जाकर स्टोर होगी। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर समझाती हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले आ रहा है इंटीजर 1। ठीक है, तो इंटीजर 1 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटीजर 1। तो इसकी बनी मेरे पास एक ब्लॉक। जैसे ही मैंने दूसरा इंटीजर लिखा इंटीजर 2, ठीक है, तो इसकी भी बन गई मेरे पास मेमोरी। मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा है क्योंकि आप लोगों ने पूरा लिखना है। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे स्कैनफ किया, यानी ये भी खाली है बिल्कुल, इनके अंदर मुझे इनपुट चाहिए, तो इनपुट के लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्कैनफ यूज करूंगी। तो जैसे स्कैनफ लिखा, इनके अंदर जो एंड ऑपरेटर है, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ये क्या करेगा कि मैंने जो भी वैल्यू, जैसे मैंने 45 दिया यहाँ पर, तो मेरे इसके अंदर जाकर स्टोर करा देगा 45।
ठीक है। फिर सेकंड इंटीजर पे जाएंगे जिसकी मेमोरी है, ये भी बिल्कुल एम्प्टी है, तो मैंने इसके अंदर 72 ऐड करना है। तो ये एड्रेस ऑपरेटर क्या बताएगा कि जो 72 आपने ऐड करना है वो कहाँ पर जाएगा, इंटीजर 2 के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाएगा 72। फिर मेरे पास एक बनेगी सम की, तो सम में क्या होगा, ये दोनों मेमोरीज जो है ये ऐड होकर आ जाएंगी और इसके अंदर सम वाला जो है वो स्टोर हो जाएगा।